नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से हम लोग पार्ट 3 वीडियो आज देखने वाले हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक नया आइडिया भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको हम बता दें कि पार्ट 2 तक हम लोग जो है 68 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और चारों ऑप्शन डिस्कशन के साथ हम लोग देख रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन जो होगा रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 69 देखिएगा, कह रहा है 69, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूछा जा रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। देखिए, सुमित्रानंदन पंत की एक प्रमुख रचना है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, चिदम्बरा। याद रखेंगे, चिदम्बरा ये पूछा जाता है। चिदम्बरा रचना पर इनको मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऐसे प्रश्न करता है कि किन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत को दिया गया है। इसका प्रकाशन जो होता है चिदम्बरा का 1968 ईस्वी में क्या होता है, प्रकाशन होता है। इसके अतिरिक्त ये जो लिखे हुए हैं बीड़ा लिखे हुए हैं, बीड़ा रचना इन्हीं का है। बीड़ा के बाद ग्रंथि इन्हीं की रचना है, ग्राम्या इन्हीं की रचना है। किसका? सुमित्रानंदन पंत का ही रचना है। अब देखिएगा, महादेवी वर्मा का एक रचना जो है बहुत ही फेमस है, यामा। क्या है? यामा। यामा ये लिखे हुए हैं कब? 1982 ईस्वी में लिखे हुए हैं महादेवी वर्मा, और इस पर यामा के लिए उनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए उन्हें दिया गया है। तो ये क्वेश्चन फेमस हो जाता है कि यामा रचना के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो महादेवी वर्मा को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अतिरिक्त इसमें क्या देखना है, महादेवी वर्मा से याद रखिएगा कि नीरजा, रश्मि और निहार इन्हीं की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। आपको हम बताए थे, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताए थे कि ये झरना, आंसू, लहर किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बताया था, निराला जी का क्या है? फेमस है जूही की कली। जूही की कली जो है निराला जी की फेमस रचना है, तो इसको याद रखना है। जूही की कली है, परिमल है, अनामिका है, किसका है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 70 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उपन्यास बोला हुआ है ना, उपन्यास बोला हुआ है, तो इससे हम लोग मानते हैं मुंशी प्रेमचंद को मानते हैं। अब देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद से आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है इनका जो एक जो है मंगलसूत्र उपन्यास है। क्या है जी? मंगलसूत्र उपन्यास है, लेकिन ये जो है अधूरा उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कहता है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो मंगलसूत्र उपन्यास जो है इनका क्या है? अधूरा है। अब देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो है क्या है? झांसी की रानी लिखी हुई हैं। ये झांसी की रानी कविता जो है किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और त्रिधारा रचना भी किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अब देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में याद रखिएगा कि इनको जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। और महादेवी वर्मा को किस पर मिला है? तो यामा पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब? 1982 ईस्वी में। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध कहलाता है।
किसी ऐतिहासिक पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध कहलाता है, मतलब कैसा निबंध कहलाता है आपको बताना है। तो ये जो होता है विवरणात्मक होता है। क्या होता है? विवरणात्मक होता है। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए ये किसका निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है किसका ललित निबंध है? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये रचना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। कह रहा है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताना है। किसके द्वारा? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा रचित आत्मकथा जो है अर्धकथा है। क्या है? अर्धकथा है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा जीवन प्रवाह, ये भी क्या है? आत्मकथा है। ये जो है वियोगी हरि का है। किसका है? वियोगी हरि का है। अगर कहता है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा वियोगी हरि की आत्मकथा है। उसके बाद देखिएगा मेरी आत्मकहानी, ये भी क्या है? आत्मकथा है। ये जो है किसका है? श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास का ये क्या है? आत्मकथा है। अगर पूछता है कि चांद सूरज के वीरान, ये किसकी आत्मकथा है, तो याद रखेंगे ये जो है देवेंद्र सत्यार्थी का है। देवेंद्र सत्यार्थी का ये क्या है? आत्मकथा है। अभी आप क्या सीखे हैं? पंडित बनारसी दास का आत्मकथा कौन सा है? अर्धकथा है। वियोगी हरि का आत्मकथा कौन है? तो मेरा जीवन प्रवाह है। श्याम सुंदर दास का आत्मकथा क्या है? मेरी आत्मकहानी। चांद सूरज के बीरन ये किसका आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी का आत्मकथा है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे शिवदान सिंह चौहान को हम लोग रिपोर्टाज का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा हम आपको बताए हुए थे एक रचना जो है जूही के फूल। जूही के फूल ये किसकी रचना है? कमेंट कीजिए। जूही के फूल जो है ये किसकी रचना है? तो याद रखेंगे ये जो रचना है राम कुमार की रचना है। यहीं से याद रखिएगा कि जूही की कली, जूही की कली ये किसकी रचना है? तो जूही की कली जो है ये जो है याद रखेंगे निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली। और जूही के फूल किसका रचना है? राम कुमार वर्मा का रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में होता है तो याद रखेंगे महाकाव्य में जो होता है जीवन का बृहत चित्र होता है। क्या होता है? जीवन का बृहत चित्र होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा 75 कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है। क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं। तो समान लक्षण क्या है? कथानक का उपास्थापना होता है। ठीक। अब देखिएगा यहाँ महाकाव्य से एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। कहता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछता है तो क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और ये प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हरिऔध के द्वारा ये जो है रचना लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के कितने गुण होते हैं?
तो आपको याद रखना है कि काव्य के जो होते हैं 3 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ से अगर पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के भी 3 ही भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के भी 4 ही भेद होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि अर्थ के आधार पर, क्या पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, कह रहा है जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं पद काव्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पद काव्य बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी का पहला गद्य काव्य कौन सा है? क्या पूछता है? हिंदी का पहला गद्य काव्य जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो है कछुआ धर्म। कौन सा है जी? कछुआ धर्म। और ये कछुआ धर्म जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे कछुआ धर्म जो लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कछुआ धर्म लिखा गया है, जो हिंदी का पहला क्या है? गद्य काव्य है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 कह रहा है कि जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं गद्य काव्य। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग गद्य काव्य हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा खंड काव्य अगर पूछा जाए तो पंचवटी जो है आपका क्या है? खंड काव्य है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है पंचवटी? तो याद रखेंगे ये जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो है पंचवटी लिखा गया है। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत की भी रचना किए हैं, यशोधरा का भी रचना किए हैं, ये याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या हो गया? पंचवटी, साकेत, यशोधरा। पंचवटी क्या है जी? खंड काव्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है प्रिय प्रवास है। तो अगर पूछता है कि प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे ये जो है हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। अगर यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास, याद रखेंगे हरिऔध की ही रचना है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सही विकल्प चुनें। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है। तो दृश्य काव्य जो होता है क्या होता है? नाटक होता है। क्या होता है? दृश्य काव्य जो होता है नाटक होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है कि यहाँ से क्या पूछेगा? कहेगा कि पहला नाटक कौन सा है? हिंदी में पहला नाटक कौन सा है? तो याद रखिएगा हिंदी का जो पहला नाटक है उसको हम लोग बोलते हैं नहुष। क्या बोलते हैं जी? नहुष बोलते हैं। और इस नहुष की रचना किसने की है? तो याद रखेंगे गिरधर दास। किसने? नहुष की रचना किसने की है? गिरधर दास ने की है। इनका पूरा नाम जो होता है गोपाल चंद्र गिरधर दास होता है। पूरा नाम क्या होगा? गोपाल चंद्र गिरधर दास होगा। अभी हम आपको बताए थे कि खंड काव्य में पंचवटी याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का। महाकाव्य में याद रखेंगे प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 80 कह रहा है यह किसका कथन है? कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। तो ये कथन जो है आपका जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? ये कथन है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। इनका एक रचना जो है बहुत फेमस है, 11 वर्ष का समय। पूछता है कि 11 वर्ष का समय जो है ये किसकी रचना है? तो याद रखेंगे ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगर कहता है कि चिंतामणि जो है किसके द्वारा लिखा गया है?
आशुतोष शुक्ल जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगर यहीं से पूछता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसका ग्रंथ है, तो ये भी जो है रामचंद्र शुक्ल का ही ग्रंथ है और ये लिखा गया है 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया है, 1929 में। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो यामा के लिए इनको क्या मिला है जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं जो आदिकाल का नाम आदिकाल रखे हुए हैं। कहेगा कि आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा है, तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका एक फेमस जो है रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे आलोक पर्व पर, आलोक पर्व पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 81 नंबर। कह रहा है इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है काव्य गुण जो होता है कविता में क्या लाएगा, सक्रियता लाएगा और प्रभावशीलता लाता है। अब आप कहेंगे कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य गुण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का अगर नाम देखना है तो देख लीजिए। आप सुने होंगे माधुर्य गुण, क्या सुने होंगे, माधुर्य गुण होता है, एगो होता है ओज गुण होता है और एगो होता है प्रसाद गुण होता है। काव्य गुण समझ गए 3 प्रकार का होता है, एक माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण होता है। चलिए बताइए अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे अलंकार 3 प्रकार का होता है। ऊपर कहता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग, 4 अंग होते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाता है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के 4 प्रकार होते हैं। छंद के 4 प्रकार होते हैं और चारों का नाम याद रखिएगा। एक होता है मात्रिक छंद होता है, दूसरा वर्णिक छंद होता है, तीसरा मुक्तक छंद होता है, चौथा उभय छंद होता है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन बनता ही है। आइए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 82 कह रहा है कि सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डैश कहते हैं। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डैश कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुक्तक। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मुक्तक बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है कि सही विकल्प बताइए। कह रहा है खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होता। क्या कह रहा है, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, क्या नहीं होता है, विविधता और विस्तार इसमें नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। कह रहा है कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं, मतलब भारत रत्न किसको मिला हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं मिला है, गुलजार को भी नहीं मिला है, प्रदीप को भी नहीं मिला है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा मिला किसको है, तो पहला नाम याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसको याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे। भूपेन हजारिका को याद रखेंगे, भूपेन हजारिका को भी मिला हुआ है। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। अज्ञे जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये जो है कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार
मिला हुआ है। अगर पूछा जाए कि ये जो है भग्नदूत जो है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे भग्नदूत जो है अज्ञे की ही रचना है। और याद रखेंगे भग्नदूत से आपको याद रखेंगे कि ये इनका जो है पहला काव्य संग्रह है। पूछे कि अज्ञे जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, भग्नदूत हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर, ये किसकी रचना है, तो ये भी जो है अज्ञे की ही रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो अज्ञे जी हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला है, तो याद रखेंगे आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 86 नंबर। देखिए 86 कह रहा है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है रामेश्वर शुक्ल का क्या है, ये उपनाम है। अब देखिएगा कुछ इसमें ऑप्शन भी यहाँ पर आया हुआ है उपनाम से। बताइए कि हरिवंश राय का उपनाम क्या है, तो हरिवंश राय का उपनाम जो है याद रखेंगे इनका उपनाम जो होता है बच्चन होता है। हरिवंश राय का उपनाम क्या होता है, तो क्या याद रखेंगे, बच्चन। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब जो है थोड़ा सा हम लोग बच्चन जी की कुछ रचना देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम आपको बताए थे एक ट्रिक के माध्यम से, याद रखिएगा साला बाला और कलश, साला बाला और कलश रचना याद हो जाएगा। देखिए साला से क्या याद रखेंगे, मधुशाला। क्या है कि मधुशाला किसकी रचना है, तो बच्चन जी का ही रचना है। बाला से क्या याद रखेंगे, मधुबाला। क्या है कि मधुबाला किसकी रचना है, तो बच्चन साहब का ही रचना है। कलश, कलश से क्या याद रखेंगे, मधु कलश, मधु कलश। ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही क्या है, रचना है। इसके अतिरिक्त जो है इनका एक रचना है निशा निमंत्रण। क्या है, निशा निमंत्रण जो है बच्चन जी का ही रचना है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। कह रहा है कि न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है, तो ये रचना जो है आपका नरेंद्र कोहली का है। किसका है, नरेंद्र कोहली का है। चलिए एक क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं आत्मजयी, क्या है, पूछा हुआ है आत्मजयी जो है किसकी रचना है। आत्मजयी नहीं मालूम है तो बताइए चक्रव्यूह जो है किसकी रचना है। तो ये जो दो रचना आप देख रहे हैं, इस दोनों रचना को लिखा गया है, ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कुंवर नारायण के द्वारा आत्मजयी और चक्रव्यूह लिखा गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 88 होगा। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था सन 1936 में हुआ था। सन 1936 में हुआ था। यहाँ पर एक डेट यहाँ पर दिया हुआ है 1943। तो ध्यान रखेंगे जो तार सप्तक की शुरुआत होती है, तार सप्तक की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है, तो 1943 से ही होती है। एक उपन्यास है मैला आंचल, क्या है, उपन्यास है मैला आंचल जो है उपन्यास है। ये इसका प्रकाशन जो होता है कब होता है, 1954 में। और मैला आंचल उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया है। और ये कैसा उपन्यास है, तो याद रखेंगे ये जो है आंचलिक उपन्यास है। पूछा हुआ है कि फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो मैला आंचल है। इसमें जो है किस गांव का वर्णन किया गया है, आप कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन कब हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन ये हुआ था 1975 में डैश में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ, नागपुर में आयोजित किया गया था।
कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1975 नागपुर में हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 90 नंबर देख लेते हैं। 90 नंबर कह रहा है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्धि होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है महाकाव्य के लिए कहा गया है। किसके लिए? महाकाव्य के लिए कहा गया है। और आप बताइए यहाँ से कि खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्या बताना है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है प्रिय प्रवास है। अगर पूछा जाए कि प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है, तो इसमें याद रखेंगे ये रचना जो है हरिऔध जी का रचना है। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, पूरा नाम याद रखेंगे। और देखिएगा इनके द्वारा एक और रचना है जो बहुत फेमस एग्जाम में पूछा जाता है, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध जी का ही रचना है। एक और रचना जो है इनका बहुत फेमस है हरिऔध का, कनुप्रिया। कनुप्रिया जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कनुप्रिया जो है किसकी रचना है, तो याद रखेंगे हरिऔध की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।